खिड़की और दरवाज़ा अपने आप बंद होते देख रुद्र और मीरा घबरा गए। रुद्र ने घबराई हुई नज़र से उस लड़की को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे पहले दिखती थी, बल्कि उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। फिर रुद्र ने अपने मन में कहा, बाहर से खूबसूरत होने का कोई मतलब नहीं है, इंसान के अंदर गुण होने चाहिए। रुद्र और मीरा को घबराया हुआ देखकर वो लड़की हंसते हुए उनके पास आई और रुद्र को देखते हुए एकदम मदहोश वाली धीमी सी आवाज़ में कहने लगी, घबराओ मत, मैं भूत नहीं हूँ कि मेरे हंसते ही अपने आप दरवाज़ा और खिड़की बंद हो गए। ये तो हमारी लाइन का कोड वर्ड है, तुम नहीं समझोगे ये कोड वर्ड, ताकि बाहर के गुंडे घर के अंदर की प्रॉब्लम को भांप सकें। मैं ज़ोर से हंसी, इसलिए उन्होंने लगा कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, तो उन्होंने जल्दी से सब कुछ बंद कर दिया। वो बोलते हुए रुद्र के और पास आई तो रुद्र ने गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझसे प्यार करने की। लड़की ने जवाब दिया, जिसे सुनकर रुद्र ने आगे कहा, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था मोनिका, और अब तुम अपनी हद में रहकर मुझसे बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन दोनों की बातें सुनकर मीरा ने मन में सोचा, अच्छा तो ये वही दुष्ट और खूबसूरत मोनिका है जिसके बारे में मुझे आरव ने बताया था। इसी ने मेरे रुद्र के साथ प्यार का झूठा नाटक करके उसे रुलाया था। वैसे एक तरह से तो अच्छा ही है कि इसने रुद्र को छोड़ दिया, वरना रुद्र मुझसे कैसे मिलता। फिर भी इसने रुद्र को अपने प्यार के जाल में फंसाकर रुलाया तो था ही, इसलिए अब मुझसे नहीं बचेगी। अभी बताती हूँ मैं इसे। मीरा जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर जानबूझकर मोनिका का वीडियो बनाने का नाटक करने लगी और वीडियो बनाते हुए बोली, ये देखो आज के ज़माने की गुंडी, जिसने कितनी बेरहमी से एक लड़के का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ रखा है। ये कहते हुए मीरा मोबाइल मोनिका के पास लेकर उसके चेहरे को जूम करने लगी और आगे बोली, यही है वो लड़की जो अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। मीरा की इस हरकत पर मोनिका को गुस्सा आ गया और उसने मीरा को ज़ोर से धक्का दे दिया, लेकिन मीरा के गिरने से पहले ही रुद्र ने जल्दी से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, जिस वजह से वो दोनों अब एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। ये देखकर मोनिका चिढ़ते हुए बोली, अब ये नई मुर्गी फंसाई है तुमने, वैसे भी तुम तो हर लड़की पर चांस ही मारते रहते हो ना, कभी ये तो कभी वो। मोनिका ये बोलते हुए जैसे ही रुद्र के पास आई तो मीरा रुद्र के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और वो अपने हाथ को बांधते हुए गुस्से में मोनिका की तरफ देखने लगी। मोनिका ने गुस्से में उससे पूछा, ये क्या बदतमीज़ी है? बदतमीज़ी तो तुमने लगा रखी है, एक तो ना जाने कितने ही लड़कों को तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा, शायद तुम्हें खुद भी याद ना हो, और फिर अब तुम खुद कैरेक्टर लेस होकर दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम में शर्म नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें कुछ संस्कार ही नहीं मिले हैं, तो संस्कार के बिना तो ऐसे ही होगी ना। शायद मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। डोंट केयर, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें इससे जैसे एंजॉय करना है करो, जिसके साथ जो करना चाहो करो। लेकिन हाँ, मीरा ने उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, रुद्र से हज़ारों कदम दूर रहना, क्योंकि रुद्र एक बार तुम्हारे चंगुल में फंस चुका है, बार बार नहीं फंस सकता। मोनिका गुस्से में बोली, ए लड़की, पहले मेरी बात सुन, मुझसे बदतमीज़ी से बात। इससे पहले कि मोनिका अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही उसकी बात को काटते हुए उसने दुगना गुस्से में मीरा ने कहा, मैं नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो रुद्र के जज्बातों के साथ खेला था ना, उसके लिए तो तुम्हें सजाए मौत हो जाती, लेकिन आजकल जज्बातों के साथ खेलना कॉमन चीज़ बन गई है। कैरेक्टरलेस लोग यही काम करते रहते हैं ना। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, मेरे और मेरे रुद्र से हज़ारों कदम दूर रहना, क्योंकि अब तुम रुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब उसके साथ मैं खड़ी हूँ, मैं यानी कि मीरा। अगर तुमने रुद्र के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मीरा ने धीरे से जाकर मोनिका के कान में कहा, और हाँ, अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी फाड़ के रख दूंगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं जो तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए चुपचाप हमारा रास्ता छोड़ो और हमें यहाँ से जाने दो। इतना कुछ कहने के बाद मीरा गुस्से से मोनिका को घूरने लगी, जिससे मोनिका भी डर गई। मीरा ने उसके बाद कुछ नहीं कहा और चुपचाप रुद्र का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगी। रुद्र तो बस शॉक्ड होकर मीरा के इस रूप को ही देखता रह गया। वो मन में सोचने लगा, इसे कैसे पता ये सब कुछ, और इसने तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया, तो फिर आज क्या हुआ इसे।
मुझे तो आज पहली बार इसका ये रौद्र रूप देखने को मिला है। मीरा जैसे ही रुद्र को लेकर गेट के पास पहुंची, मोनिका ने पीछे से कहा, तुम्हारा यही बॉयफ्रेंड कुछ साल पहले मुझ पर लट्टू होकर घूमता था, मुझसे प्यार करता था और मेरे बर्थडे के दिन अचानक से गायब हो गया और मुझे धोखा देकर भाग गया किसी और के साथ। ये धोखेबाज भगोड़ा है। इस बात पर मीरा वापस गुस्से में मोनिका के पास आकर बोली, धोखा उसने नहीं, तुमने उसे दिया था। तुमने तो शर्त जीतने के लिए रुद्र का इस्तेमाल किया था ना, फिर तुम दूसरों पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? और तुम जब अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही थी ना, तब रुद्र ने वहाँ आकर सब कुछ सुन लिया था। और हाँ, रुद्र ने ये भी देख लिया था कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और इसीलिए वो तुमसे दूर चला गया था। ये तो शुक्र मनाओ कि रुद्र उस समय चुप बैठा रहा। अगर मैं उसकी जगह होती और मुझे तुमने धोखा दिया होता तो मैं तो तुम्हें उसी समय सबक सिखाकर तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा देती, ताकि दोबारा तुम कभी मेरे सामने आने की हिम्मत भी ना कर सको। लेकिन तुम तो ढीठ हो। तुम तो आज भी हमारे सामने ऐसे खड़ी हो जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। छी। मीरा की बातें ख़त्म होते ही पीछे किसी की आवाज़ आई, क्या ये सब सच है मोनिका? सबने पीछे मुड़कर देखा तो सामने राहुल खड़ा था। मीरा उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन मोनिका राहुल को एकदम से देखकर डर गई और बोली, नहीं राहुल, मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं। ये लोग कौन हैं? मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो बस इन्हें धमका रही थी तो इस मक्कार लड़की ने मुझे ही डांटना चालू कर दिया और ना जाने कितने ही झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगाने लग गई। राहुल गुस्से में मोनिका के पास आकर बोला, अरे तुम जैसी लड़की अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई समझो। राहुल, यह क्या कह रहे हो आप? राहुल की बात सुनने के बाद मोनिका के रिएक्शन को देखकर मीरा को समझ आ गया कि हो ना हो ये मोनिका का पति है। इसलिए वो जाकर रुद्र के पास खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। तभी राहुल बोला, आज तक तुमने झूठ बोलने के सिवा कुछ किया ही कहाँ है मोनिका? आज तुम्हारी ये सब करतूतें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम जो कहती थी मौसी और तुम्हारे झगड़े के बारे में, वो सब भी झूठ था, है ना? इस बात पर मोनिका घबरा गई और घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी रुद्र ने आकर राहुल से पूछा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं भाई? तभी एक आवाज़ और आई, मैं बताता हूँ, कहते हुए एक पुलिस वाला अंदर आया। पुलिस की वर्दी में अपने ही अंदाज में चलते हुए उसके चेहरे पर पुलिस की वर्दी का कॉन्फिडेंस साफ साफ झलक रहा था। उसे देखते ही रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने आते ही रुद्र से गले लगते हुए कहा, कैसे हो रुद्र? रुद्र ने कहा, मैं ठीक हूँ कबीर, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, तभी तो तेरे सामने खड़ा हूँ, देख। कबीर के ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। हंसते हुए कबीर ने रुद्र से कहा, देखो एकदम सीधा फंडा है। इस पूरे गुनाहों की देवता सिर्फ और सिर्फ मिसेस मोनिका है। इस बात पर रुद्र ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या? कबीर ने बताते हुए कहा, मौसी के साथ हुए हादसे की पूरी मास्टरमाइंड मोनिका है। बात यह है कि मोनिका जब से राहुल के साथ शादी करके यहाँ आई है, तब से उसकी नज़र इस घर को अपने नाम कराने पर थी, क्योंकि मोनिका को यह घर बचपन से काफ़ी पसंद था। इसलिए वो इस घर को किसी भी कीमत पर हड़पना चाहती थी। लेकिन मोनिका के इस मकसद के बीच एक ही अड़चन थी और वो थी रुद्र की मौसी इंदु जी। मोनिका को अच्छे से पता था कि इंदु जी के यहाँ रहते हुए इस घर को हड़पने का उसका मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और क्योंकि राहुल और इंदु जी में काफ़ी बनती थी और उन दोनों के बीच में दूरियां ला पाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए मोनिका ने हार मानकर इस घर के बारे में सोचना छोड़ दिया। तभी मीरा ने कन्फ्यूज़ होते हुए बीच में ही पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, जब मोनिका ने इस घर को हड़पने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दिया था, तो फिर अब अचानक से मौसी पर हमला कराने के पीछे क्या मकसद था इसका? इंस्पेक्टर कबीर ने मीरा की ओर देखा और फिर आगे बोले, इसी सवाल की वजह से मैंने भी मोनिका के बारे में पता किया। दरअसल ये मोनिका राहुल को बचपन से जानती है। बचपन से ही ये इसी हवेली जैसे घर में खेलकर बड़ी हुई है और मुझे तो लगता है कि पैसों के लिए ही मोनिका ने राहुल को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। इस बात को सुनते ही मोनिका चिल्लाते हुए बोली, ये सब झूठ है। आप ऐसे कैसे बिना सबूत के कुछ भी बोल सकते हैं? कबीर भी तेज़ आवाज़ में उसे जवाब देते हुए बोला, ये सब मैंने अपने आप से नहीं कहा है, खुद तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे बताया है। रुद्र का मैसेज आते ही मैंने तुम्हारे पति के बारे में पता लगाना चालू कर दिया था।
और पता लगाते लगाते मैं तुम तक पहुंच गया, लेकिन मैं इतने कम टाइम में तुम्हें कैसे जान पाता। इसलिए मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से बात की, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे माँ बाप से बेहतर और कौन जानता होगा। कबीर की इस बात को सुनकर मोनिका कोई जवाब नहीं दे पाई। ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप तो खुद तुम्हारे बिहेवियर से परेशान थे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया ताकि तुम्हारा घर ना टूटे। उन्होंने सब कुछ बताते हुए ये भी कहा कि गरीबी की वजह से जो सुख और ज़रूरत के पैसे वो तुम्हें नहीं दे पाए, वो सुख तुम बचपन से ही राहुल में ढूंढने लगी थी, क्योंकि राहुल तो इंदु जी की वजह से बचपन से ही अमीर बन चुका था। ये कहते हुए कबीर ने वहाँ चुपचाप खड़ी मोनिका की तरफ देखा और फिर रुद्र को देखते हुए बोला, रुद्र, मुझे तो ये भी शक है कि ये मोनिका राहुल से कभी सच्चा प्यार करती ही नहीं थी। ये तो उसकी दौलत की वजह से आज तक सिर्फ उससे प्यार का नाटक करती आई है। इस बात पर राहुल ने गुस्से से मोनिका को देखा तो मोनिका उसे देखते हुए बोली, राहुल, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहे हैं। तभी राहुल ने गुस्से में कहा, चुप, बस चुप चुप ही रहना तुम। मोनिका पर चिल्लाने के बाद राहुल ने झिझकते हुए कबीर से कहा, आप आगे की बात बताइए कबीर सर। कबीर ने आगे बताते हुए कहा, तो बचपन के प्यार की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों ने बड़े होकर शादी कर ली। शादी होने के बाद मोनिका मौसी के घर आती जाती रहती थी, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट हुई तब से ये यहाँ मौसी के पास कुछ दिनों के लिए रहने आ गई और आने के कुछ दिनों बाद ये अचानक से सीढ़ियों से गिर गई। इसे तुरंत हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया, लेकिन अफसोस इस सब में इन दोनों का बच्चा मर गया और इन दोनों ने मिलकर इस हादसे का जिम्मेदार मौसी को बता दिया। और पता नहीं एक ऐसा क्या हुआ कि तब से ही राहुल मौसी का दुश्मन बन बैठा। जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम सिर्फ मौसी और मोनिका ही घर के अंदर मौजूद थे। मोनिका की तरफ देखकर आगे बोलते हुए कबीर ने कहा, उस दिन हकीकत में क्या हुआ था ये सच तो मोनिका या इंदु जी ही बता सकती हैं, और अगर इसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो ये आज सीधे पुलिस थाने में जाएगी। वैसे भी सभी को पता ही है कि पुलिस को मुजरिमों से जुर्म कबूल करवाना बहुत अच्छे से आता है। कबीर की ये बातें सुनकर मोनिका डर गई और वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। राहुल ने मोनिका की परेशानी को भांप लिया था, इसलिए वो उसी समय उठकर मोनिका का हाथ ज़बरदस्ती अपने सिर पर रखते हुए बोला, तुम्हें मेरी कसम है मोनिका, अगर मुझसे ज़रा सा भी प्यार करती हो तो प्लीज़ मुझे आज सब सच सच बताओ। उस दिन सच में क्या हुआ था मोनिका, बताओ मुझे, बताओ। राहुल की इस हरकत को देखकर मोनिका एकदम से डर गई और डरते हुए मन में सोचने लगी, मैं तो यहाँ सिर्फ राहुल को बचाने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मैं खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई हूँ। लगता है मेरा गलत एटीट्यूड आज मुझे ही खा जाएगा और शायद मेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब इससे पहले कि मुझे जेल हो जाए मैं इन लोगों को सब कुछ सच सच बता देती हूँ ताकि वो मुझे जेल जाने से बचा ले। ये सोचते हुए मोनिका वहीं पड़े सोफे पर जा बैठी और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, मैं जब राहुल से शादी करने के बाद यहाँ आई तो मैंने देखा राहुल मेरे आने के बाद भी मौसी को ही सब कुछ मानता था और इसलिए वो मुझे बार बार यहाँ लाकर छोड़ जाता था ताकि मैं यहाँ आकर मौसी से कुछ सीख सकूँ। मुझे मौसी और उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो सिर्फ ये घर अपने नाम करवाना था। लेकिन मैं जब यहाँ आती थी तो मौसी मुझे हर काम में गलत बताती थी, हर बात में रोक टोक करती थी, हर बात में डांटती थी, लेकिन मैं हर बार सिर्फ और सिर्फ राहुल की वजह से चुप रह जाती थी। पर एक दिन वो ऐसा कुछ बोल गई कि मुझे वो बात एकदम अंदर तक चुभ गई। इतना कहकर मोनिका चुप हो गई। तभी राहुल बोला, कौन सी बात मोनिका, तुम चुप क्यों हो गई, बोलो तुम किस बारे में बात कर रही हो। राहुल के पूछने पर मोनिका ने फिर से अपनी बात कंटिन्यू कर दी। मौसी ने मुझे देखकर टोंट करते हुए कहा था कि गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, खुद तो कुछ करती नहीं है, बस बड़े और अमीर घर के लड़कों को फंसा लेती है और अपने प्यार के जाल में और उनसे शादी कर लेती हैं। फिर शादी करने के बाद ये सब मालकिन बन जाती हैं। मौसी ने सिर्फ मेरे सामने ये बात बोली होती तो भी चलता, लेकिन उन्होंने इस बात को 5-6 लोगों के सामने मुझे चिढ़ाते हुए कहा था और उनके ऐसा बोलने की वजह से वहाँ बैठे लोग हंसते हुए काफ़ी देर तक मेरा मजाक उड़ाते रहे। मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में राहुल से कुछ कहती तो वो भी मेरा मजाक बना देता था और मेरी एक नहीं सुनता था। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं मौसी से उस मजाक का बदला लेने के लिए प्लानिंग करने लगी। मुझे ये घर भी तो किसी तरह से हड़पना ही था, इसलिए मैं मन में अलग अलग तरीके सोचने लगी जिससे मैं मौसी को फंसा सकूं। मोनिका ने बोलते बोलते एक लंबी सांस ली और फिर आगे बोली,
थोड़े ही दिनों में मुझे तीसरा महीना लग गया था और मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और इस वजह से आगे चलकर बच्चे और मुझे दोनों को तकलीफ़ हो सकती है, जिस वजह से मेरी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास अबॉर्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि राहुल और मैं इस बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन अगले ही पल मुझे मौसी से बदला लेने का ख्याल आया और मैंने डॉक्टर को भी रिक्वेस्ट करके अपने प्लान में शामिल कर लिया। अपने प्लान के अकॉर्डिंग अगले दिन मैं मौसी के घर गई और जानबूझकर खुद से ही यहाँ की सीढ़ियों से गिर गई। दूसरे दिन अबॉर्शन तो होना ही था, इसलिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहाँ पर मौसी मुझे देखने आई तो मैंने उन्हें गुस्से में अपने पास तक नहीं आने दिया और मैंने राहुल से भी ये कह दिया कि मौसी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया है। फिर धीरे धीरे मैंने ही राहुल के मन में मौसी के लिए नफ़रत भर दी। डॉक्टर्स ने भी यही बयान दिया था कि बच्चा मेरे सीढ़ियों पर गिरने की वजह से ख़त्म हुआ है, जिससे राहुल भी धीरे धीरे मौसी से नफ़रत करने लगा। लेकिन मौसी अब बार बार हमारे घर आ जाती थी, इसलिए मुझे उनसे और नफ़रत होने लगी थी। इसलिए मैंने राहुल से कहा कि अब मौसी को इस गांव से निकलवा दो ताकि मैं उनकी शक्ल तक ना देख सकूं। फिर हमने मिलकर उनका ये घर बिकवाने के बारे में सोच लिया और ये सब ड्रामा किया। इस बात पर मीरा आगे आते हुए बोली, मौसी ने तुम्हारा 5 लोगों के सामने मजाक बनाया तो तुम्हें इतना बुरा लगा, लेकिन वही मजाक कॉलेज टाइम में तुमने रुद्र का बनाया था, तब तुमने नहीं सोचा कि रुद्र को कितना बुरा लगा होगा। और इतना सब होने के बावजूद भी तुम आज हमसे इस तरह से बातें कर रही थी। अरे लोगों से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। लेकिन सॉरी, तुम कैसे भगवान से डरोगी? तुम जैसी पापी लोग तो भगवान को मानते तक नहीं हैं। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो हर किसी के कर्मों का फल देता ही है। इसलिए अब मुझे तुमसे कुछ और नहीं कहना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहते हुए मीरा वहाँ से गुस्से में बाहर निकल गई। रुद्र तो मोनिका की सारी बातें शॉक्ड होकर सुन रहा था और मीरा को यूँ चिढ़ता हुआ देखकर भी वो शॉक्ड ही था। राहुल को तो मोनिका की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो सदमे में दम से नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, मोनिका, मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करता था, फिर भी तुमने मेरे होते हुए दूसरे लड़कों को अपने प्यार में फंसाया, उन्हें गुमराह किया और साथ में मेरे साथ भी रिलेशन रखा। और अब जब मैं तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाया तो तुमने मेरा घर ही उजाड़ दिया। खैर, शायद इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी शोहरत से प्यार करती थी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे लगा था कि माँ हमारे बच्चों की जान के पीछे पड़ी हैं, लेकिन तुम खुद ही बोलते हुए राहुल रोने लगा और बहते हुए आंसू के साथ उसने मोनिका से कहा, मैं तुम्हें इस ज़िंदगी में तो कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मोनिका, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को मारने चला था। और क्या हो गया अगर उन्होंने तुम्हें डांट दिया या फिर कुछ बोल दिया तो? अरे इतनी सी बात के लिए तुमने उनसे इतनी नफ़रत करने लगी? तुम्हें तो पता था वो हमें भी डांटती हैं और हमारा भी हर जगह मजाक उड़ाती हैं। और फिर तुमने तो मुझसे कहा था कि मौसी ने जानबूझकर गुस्से में तुम्हें धक्का दिया था। सोचते हुए राहुल खुद के हाथ को सोफे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। रुद्र ने ये सब देखकर कबीर से कहा, कबीर तुम आगे की कार्रवाई करो, हमें देर हो रही है, हम लोग निकलते हैं। कबीर ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पर रुद्र वहाँ से जाने लगा तो राहुल ने जल्दी से उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, मौसी कैसी हैं? ये सुनकर रुद्र गुस्से में राहुल की तरफ देखते हुए बोला, ये पूछने का हक तुम खो चुके हो राहुल। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी धोखेबाज पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं, किसी के लिए भी खुद की माँ पर शक करना सबसे बड़ा गुनाह है। तुमने मोनिका की बातों पर विश्वास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि जिस माँ ने खुद के सगे बेटे होते हुए भी तुम्हें इतना काबिल बनाया, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे मार सकती हैं? तभी कबीर ने कहा, राहुल और मोनिका, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनकर रुद्र वहाँ से बाहर निकल गया। राहुल और मोनिका की गिरफ्तारी होते देख उनके साथ के सारे गुंडे दुम दबाकर बाहर से ही भाग गए और इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके बाहर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। कबीर ने रुद्र को दूर से ही बाय कहा और उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। मीरा गुस्से में ये सब देख रही थी। तभी रुद्र उसके पास आया और उसने आते ही मीरा से पूछा, मीरा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? तुम्हें मोनिका के बारे में कैसे पता था?
ये सवाल सुनकर मीरा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और उसका सारा गुस्सा एक सेकंड के अंदर ही छूमंतर हो गया। उसने अपने मन में सोचा, यार ये तो बहुत बड़ा वाला स्यापा हो गया। मोनिका को देखकर मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं आरव से किया हुआ अपना प्रॉमिस ही भूल गई। उसने मुझसे कहा था कि रुद्र की ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि उसने मुझे रुद्र के बारे में सब कुछ बताया है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कुछ तो हेल्प करो मेरी। यहाँ तो अपने प्यार के चक्कर में रुद्र को बचाते बचाते मैं खुद ही फंस गई। अब क्या करूं? मीरा को चुप देखकर रुद्र उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, बताओ ना मीरा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तभी मीरा को एक आइडिया आया और उसने कहा, वो तो मैं खुद से ही समझ गई थी कि शायद ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही होगी, इसलिए उसने तुमसे प्यार वाली फालतू बातें की थी। और तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम पहले अपनी बात करो। क्या ज़रूरत थी मोनिका जैसी घटिया दोस्त रखने की? क्या वो सिर्फ खूबसूरत थी इसलिए, या फिर कोई और भी वजह थी? तुमने देखा वो हम सबसे कैसे बात कर रही थी? तुमने देखा ना रुद्र, भले ही वो खूबसूरत थी लेकिन खूबसूरती के साथ साथ कुछ गुण और संस्कार भी तो होने चाहिए ना इंसान में। या फिर एवं ही किसी से भी प्यार कर लेना चाहिए? बताओ, आज तो तुम्हें मुझको बताना पड़ेगा ही। ये सब सुनकर रुद्र बोला, ये सारी बातें हम कार में भी कर सकते हैं मीरा, चलो तो आगे की सारी बातें कार में ही करेंगे। ठीक है। रुद्र की बात सुनते ही मीरा ने उसे धमकाते हुए कहा, तुम कार में बैठो तो सही, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूँ आज। ये कहते ही मीरा जल्दी से कार के अंदर बैठ गई। तभी रुद्र बोला, मैं मौसी के घर को अच्छे से बंद करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, मीरा ने कहा और वो वहीं कार में बैठकर रुद्र का इंतज़ार करने लगी। मीरा कार में बैठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी ताकि रुद्र उसे देखकर उससे कोई सवाल ना पूछ ले। और इधर रुद्र के मन में ना जाने कितने सवाल थे जो वो मीरा से पूछना चाह रहा था लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। रुद्र ने फिर से हिम्मत करके कुछ पूछने के लिए जब मीरा की तरफ देखा तो उसने देखा कि मीरा खिड़की में से बाहर देखकर थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने इस वक्त चुपचाप गाड़ी चलाना ही बेहतर समझा। इधर मीरा चुपचाप बैठकर सोच रही थी, यार कहीं ये रुद्र फिर से वो वाली बात ना पूछ ले कि मुझे मोनिका के बारे में कैसे पता चला। मैं ना रुद्र से छुपकर जल्दी से आरव को मैसेज कर देती हूँ ताकि अगर रुद्र उस आरव से कुछ भी पूछे तो उसे पता हो। लेकिन रुद्र से छुपने के लिए मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं रुद्र से कह देती हूं कि वो किसी होटल में गाड़ी रोके क्योंकि मुझे फ़्रेश होना है और फ्रेश होने के बहाने में आरव से बात भी कर लूँगी। क्या बात है मीरा, तू तो बड़ी होशियार हो गई है। खुद ही एक आइडिया सोचकर खुद को ही शाबाशी देते हुए मीरा अपने ऊपर नाज करने लगी। फिर वो दोबारा से सोचने लगी, एक काम करती हूँ, रुद्र को बोलती हूँ कि किसी ऐसे होटल में गाड़ी रोके जहाँ आसपास कोई छोटी मोटी मार्केट हो, वरना फ्रेश होकर भी मुझे ये गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मीरा इतना कुछ सोचने के बाद चुपके से एक बार रुद्र की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की की तरफ मुंह घुमा लिया। फिर सोचा, एक काम करूँगी, मैं भी ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स ही खरीद कर पहन लूँगी, कम से कम हम दोनों सेम सेम तो लगेंगे। हाय, हम दोनों अकेले इस सफ़र में और ऊपर से दोनों के कपड़े भी सेम सेम, और फिर जाते जाते रात भी हो जाएगी। बस फिर एक बारिश की ही कमी रह जाएगी, अगर वो हो जाए तो और भी बढ़िया। लेकिन मुझे पता है बारिश नहीं होगी क्योंकि आसमान तो एकदम साफ़ है। चलो कोई नहीं, रुद्र के साथ हकीकत में तो नहीं लेकिन सपनों की दुनिया में तो मैं रोमांस कर सकती हूँ ना, बहुत मज़ा आएगा। ये सोचते हुए मीरा मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए अपना हाथ खिड़की से बाहर करते हुए ठंडी हवा का आनंद उठाने लगी। रुद्र ने जब उसे ऐसे बाहर हाथ निकालते हुए देखा तो वो चिढ़ते हुए बोला, एक तो तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और ऊपर से छोटे बच्चों की तरह हाथ भी बाहर निकाल रही हो। तुम में ना अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। बस जितने ऊटपटांग काम करवाने हो करवा लो तुमसे। मीरा रुद्र को यूं गुस्सा करते हुए देखकर बोली, अरे यार कितना बोलते हो तुम, और क्या है, तुम्हें तो मोमेंट्स एंजॉय करना भी नहीं आता। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है और तुम चाहते हो कि मैं अंदर हाथ करके चुपचाप सीट बेल्ट लगाकर भूत की तरह बैठ जाऊं और एकटक सामने की ओर जा रही उस बोरिंग सी रोड को देखूं, राइट? रुद्र ने कहा, दरअसल गाड़ी चलाते टाइम सामने ही देखना चाहिए, आसपास नहीं देखना चाहिए, वरना एक्सीडेंट हो जाता है। यही रूल्स हैं और ये रूल्स सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठने वालों के लिए लागू होते हैं, सबके लिए नहीं। ये नहीं पता तुम्हें? बाकी सब तो गाड़ी में सो भी सकते हैं और नाच भी सकते हैं और सारे मोमेंट इंजॉय भी कर सकते हैं मेरी तरह, और तुम जैसे सड़ू लोग सिर्फ ड्राइविंग सीट संभाल सकते हो, समझे ना? मीरा की ये बातें सुनकर रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, एक तो तुम ना मुझसे ज़रा तमीज़ में बात किया करो, और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या?
नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि जो काम तुम नहीं कर सकते, कम से कम वो काम दूसरों को तो करने दो। तुम तो ठहरे बड़े बाबू, ऐसे छोटे छोटे पलों को तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम तो रहने ही दो और मुझे डांटने के बदले तुम अपना काम करो, वो भी चुपचाप रहकर। ये कहते हुए मीरा फिर से खिड़की की तरफ वापस देखने लगी, लेकिन इस बार उसने अपने हाथों को बांध लिया था। ये देखकर रुद्र ने अपने मन में कहा, यार ये अजीब लड़की है। एक तो मैंने इसे इसके अच्छे के लिए डांटा ताकि इसे कहीं चोट ना पहुंचे, लेकिन ये तो उल्टा मुझे ही डांटे जा रही है और ऊपर से गुस्सा होकर भी बैठ गई। खैर मुझे उससे क्या, सोचते हुए रुद्र गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद मीरा ने रुद्र से कहा, सुनो आगे चलकर किसी होटल पर रुकना, मुझे फ्रेश होना है। रुद्र ने ठीक है कहा तो मीरा बोली, किसी मार्केट वाले एरिया के पास वाले होटल में रुकना, क्योंकि मुझे चेंज भी करना है। रुद्र ने अभी भी सामने देखते हुए ही कहा, ओके। मीरा ने जब उसे देखा तो वो अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, सड्डू कहीं का, सिर्फ ओके। ठीक है, यही सब तो बोलना आता है इसे। तभी रुद्र ने कहा, अगर तुम अपने साइड की खिड़की बंद कर दो तो मैं एसी चला सकूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, एसी में मुझे वो पेंटिंग जैसा होता है, मैं नहीं बंद करूँगी खिड़की। और अभी तुम्हें कौन सा धूप लग रही है जो तुम एसी चलाने की बात कर रहे हो? शाम के 7:30 बज गए हैं, इतनी ठंडी कुदरती हवा चल रही है और इस कुदरती हवा के बदले तुम्हें ये एसी की हवा खानी है? हे भगवान, ये देख लो, इन बड़े लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है। ये लोग शाम को भी एसी की हवा के बिना नहीं रह सकते। कैसे कैसे लोग आपने दुनिया में भेजे हैं भगवान। ये सब देखकर रुद्र ने चिढ़ते हुए रोड के साइड पर अपनी गाड़ी रोक दी और फिर कहा, तुम सच में पागल वागल हो गई हो क्या? मैंने सिर्फ एक लाइन में पूछा था कि क्या तुम खिड़की बंद कर सकती हो, मुझे एसी चलाना है। उस पर तुमने इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। बोलते बोलते तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या? रुद्र मीरा को देखकर पूछ रहा था, लेकिन मीरा उसकी बात सुनते हुए ना जाने क्यों लेकिन सामने एकटक देखे जा रही थी। रुद्र ने उसे ऐसे सामने देखते हुए देखा तो हैरान होते हुए बोला, मीरा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ हाँ सुन रही हूँ। रुद्र ने जब मीरा को इस तरह से देखा तो उसे पता चल गया कि मीरा उसे इग्नोर मारने की कोशिश कर रही है। मीरा उसकी कोई भी बात सही से नहीं सुन रही थी। इसलिए रुद्र ने मीरा को कंधे से पकड़कर ज़ोर से झंझोड़ते हुए पूछा, मीरा क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे खुश होते हुए सामने क्या देख रही हो? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मीरा ने हड़बड़ाते हुए रुद्र की तरफ देखा और कहा, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? रुद्र ने ये सुनकर मन में सोचा, जाने दो, अब इसे क्या ही कहना, ये पागल तो किसी और ही दुनिया में है। फिर वो सामने की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, आखिरकार ये देख क्या रही थी। तभी रुद्र की नज़र सामने दुकान में लटके हुए ड्रेस पर गई। उस दुकान से पता चल रहा था कि वहाँ से होकर ही शहर का रास्ता अंदर की तरफ जाता है। रुद्र ने जब उसे ड्रेस को देखने के बाद फिर से मीरा की तरफ देखा तो मीरा मन में मुस्कुराते हुए अभी भी उस ड्रेस को ही देख रही थी। रुद्र ने ये देखकर कुछ सोचा और फिर मीरा से कहा, मैंने गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि मुझे फ़्रेश होना है, तो मैंने सोचा वहाँ सामने पानी की परब है तो मैं वहीं फ़्रेश होकर आ जाता हूँ। तुम एक काम करो, यहीं गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। मीरा ने ठीक है कहा और रुद्र गाड़ी में से निकलकर सबसे पहले सच में पानी की परब के पास गया। फिर वहाँ जाकर हाथ मुंह धोने लगा। हाथ मुंह धोते हुए वो बीच बीच में मीरा की तरफ भी देख रहा था कि कहीं मीरा उसे देख तो नहीं रही है, लेकिन उसने देखा मीरा का ध्यान अब अपने मोबाइल में था। इसलिए वो छुपकर उस दुकान में पहुंच गया और वहां जाकर उसने कहा कि ये रेड ड्रेस जल्दी से पैक कर दीजिए। तभी उसकी नज़र एक टॉप पर गई जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रुद्र ने मीरा को उस टॉप में इमेजिन किया तो उसे इस टॉप में मीरा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखी। इसलिए उसने दुकानदार से कहा, भैया ये वाइट वाला टॉप भी पैक कर दीजिए। दुकानदार ने दोनों चीज़ें पैक करके रुद्र को दे दी। इधर गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से रुद्र का फ़ोन बजने लगा। मीरा ने जब फ़ोन की तरफ देखा तो उसे पता चला कि रुद्र अपना मोबाइल इधर ही भूल गया है। पहले मीरा ने रुद्र के मोबाइल में आ रहे कॉल को इग्नोर कर दिया, पर फिर जब उसने देखा कि कॉल लगातार आ रहा है तो उसने ना चाहते हुए भी फ़ोन उठाकर देखा कि किसका कॉल है। वो जैसे ही स्क्रीन पर नाम पढ़ने के लिए आगे को झुकी, रुद्र ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र को देखकर मीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, रुद्र तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है? देख लो किसका फ़ोन है, कहीं कोई इमरजेंसी ना हो। ये कहते हुए मीरा जल्दी से घबराकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी और उसने मन में कहा,
रुद्र ने क्या करेक्ट टाइम पर एंट्री मारी है भगवान, कहीं ये कुछ उल्टा ना सोच ले कि मैं उसके मोबाइल से कुछ छेड़छाड़ कर रही थी या फिर मैं उसका मोबाइल चेक कर रही थी। रुद्र ने जब उसे ऐसे घबराते हुए देखा तो बोला, तुम टेंशन मत लो मीरा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो बोल रही हो वो सच है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीरा ने यह सब सुनकर रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और सोचने लगी, ये लड़का हर बार मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेता है। पर फिर मीरा ने देखा कि रुद्र अपना मोबाइल चेक करने में बिजी है, इसलिए मीरा वापस से खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। रुद्र ने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा निकिता उसे बार बार कॉल कर रही थी। निकिता का नाम स्क्रीन पर देखकर रुद्र का तो पूरा मूड ही बिगड़ गया। उसने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, एक ये पागल है, पूरे दिन मुझे ही कॉल करती रहती है। ये सोचते हुए रुद्र ने कुछ देर के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल स्विच ऑफ करके उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मीरा। रुद्र ने पहली बार मीरा का नाम इतने प्यार से लिया था, जिसे सुनकर मीरा ने जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, अगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँ तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? मीरा ने ये बात सुनकर मन में सोचा, हाय यार, ये क्या बोल रहा है रुद्र, कहीं अपना दिल तो नहीं दे रहा है मुझे। ओ माय गॉड भगवान जी, प्लीज़ मेरा ध्यान रखना, कहीं मुझे खुशी से अटैक ना आ जाए सच में। मीरा ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो रुद्र परेशान हो गया। उसने थोड़ा सा डरते हुए कहा, देखो तुम मुझे गलत मत समझना, ये तो बस एक रिटर्न गिफ्ट है। तुमने हर जंग में मेरी इतनी मदद की है तो मैंने सोचा। रुद्र की इस बात को मीरा ने बीच में ही काटते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भला तुम्हें गलत क्यों समझूंगी? मुझे खुद से भी ज़्यादा तुम पर विश्वास है। मीरा फ्लो में बोल तो गई थी, लेकिन फिर उसे ध्यान आया और उसने मन में कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? सच में मैं ना इस लड़के को देखकर बावली हो गई हूँ और तेरे इस बावलेपन का कोई इलाज नहीं है मीरा। मीरा मन में खुद को डांटते हुए बोली। रुद्र ने यह बात सुनकर मीरा से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? क्या मजाक कर रही हो? इतना भी मक्खन नहीं मारते मीरा कि सामने वाला हमारे मजाक को पकड़ ले। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, रुद्र ने कहा। अरे तुम इन बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ, जो तोहफा मैं तुम्हें दूंगा क्या वो तुम एक्सेप्ट करोगी? मीरा यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, इस वीरानी सी जगह में, रोड पर, वो भी कार में, यहाँ तो तुम मुझे ज़रूर कोई घटिया सा ही तोहफा दोगे, जैसे कि मीरा ये लो चॉकलेट्स और लॉलीपॉप। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं कभी ना नहीं कहती। ये सुनकर रुद्र को भी हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा तो तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। अब ये क्या नाटक है रुद्र? रुद्र से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ ना, आंखें बंद तो करो प्लीज़। मीरा ने कहा, तुम कहीं मेरे साथ कुछ उल्टा सुल्टा। इस बात पर रुद्र चिढ़ गया और उसने आगे बढ़कर खुद अपने हाथों से मीरा की आंखें बंद कर दी और कहा, जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। मीरा ने ठीक है कहा तो रुद्र ने जल्दी से उस ड्रेस वाले पेपर बैग में से ड्रेस निकाली और मीरा के सामने रख दी। फिर मीरा से कहा, अब अपनी आंखें खोलो। मीरा ने जब आंखें खोली और जब उसने उस ड्रेस को अपने सामने देखा तो वो चौंक गई और चौंकते हुए वो रुद्र को देखने लगी। इधर आंचल जी ने जब सभी लोगों को फ़ोन लगाया और किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो वो सच में डर गई। डरते हुए उनके मन में ख्याल आया, अब मुझे गायत्री जी के पास जाना होगा, क्योंकि राजवीर जी तो दीप्ति को लेकर गए हैं, इसलिए शायद उन्हें पता होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। ये सोचकर वो जल्दी से किसी को भी बिना कुछ बताए गायत्री जी से मिलने मीरा के घर के लिए निकल गई। बाहर गार्ड ने उनसे पूछा तो उन्होंने उससे कहा, मैं मीरा के घर जाकर आती हूँ ताकि तुम्हारे साहब के बारे में कुछ पता चल सके। ठीक है। आंचल जी जल्दी से मीरा के घर गई। जब वो उसके घर पहुंची तो उन्होंने देखा मीरा के घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था। आंचल जी ने घबराते हुए गार्डन की ओर भी देखा। उन्हें लग रहा था कि कहीं गायत्री जी बाहर गार्डन में तो नहीं घूम रही, लेकिन गायत्री जी उन्हें वहाँ भी नहीं दिखी। दरवाजे पर लोग देखकर आंचल जी के पीछे आए हुए गार्ड ने कहा, आप घर चलिए मालकिन, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आंचल जी ने गार्ड की आवाज़ सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर चौंकते हुए पूछा, आप यहाँ? मालकिन, मालिक घर पर नहीं है तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और वैसे भी हमारी मालकिन का ध्यान रखना तो हमारा कर्तव्य होता है ना, तो फिर मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता था, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आपकी रक्षा के लिए आ गया। ये सुनकर आंचल जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, थैंक यू भैया, लेकिन मुझे अपने सुहाग और अपने बच्चों की फ़िक्र हो रही है। वो जल्दी से घर लौट आएँ तो ये सब ठीक हो जाएगा। गार्ड बोला, वो आ जाएंगे मालकिन, आप परेशान मत होइए।
अभी बस आप घर चलिए, आंचल जी ने ठीक है कहा और वो हवेली की ओर जाने को बढ़ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उन्होंने एक बार फिर से मुड़कर मीरा के घर की तरफ देखा और फिर वो अपने घर की तरफ चली गई। उनके जाते ही रिया बाहर आई, जो वहीं एक दीवार के पीछे छुपकर आंचल जी को देख रही थी। बाहर आते ही वो राहत की सांस लेते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ मैंने खिड़की में से आंचल जी को यहाँ आते हुए देख लिया था, वरना अगर गायत्री आंटी और आंचल आंटी आपस में मिल लेते तो वो एक दूसरे को सब कुछ बता देते, जिससे आंचल आंटी को सच्चाई का पता चल जाता और वो बहुत परेशान हो जाती। अच्छा हुआ अंकल मुझे ये आइडिया देकर गए थे कि मैं घर के अंदर से लॉक मार दूं, ताकि आंचल आंटी को ये लगे कि घर में कोई नहीं है। चलो आइडिया तो काम आ गया और आंचल आंटी भी चली गई। अब अंदर जाकर देखती हूँ कि गायत्री आंटी क्या कर रही हैं। ये कहते हुए रिया घर के अंदर चली गई। इधर सिद्धार्थ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर निहारिका के बाहर निकलने का वेट कर रहा था, लेकिन निहारिका अभी भी बाहर नहीं आई थी, जिसकी वजह से अब सिद्धार्थ परेशान होने लगा। उसने सोचा एक काम करता हूँ, एक बार मीरा को कॉल कर लेता हूँ, लेकिन दूसरे ही पल फिर उसने कुछ सोच कर खुद से कहा, नहीं नहीं जाने देता हूँ, अभी उसे कुछ भी बताना सही नहीं है, वरना वो और रुद्र दोनों ही परेशान आ जाएंगे। ये सोचते हुए ही वो इधर से उधर घूमते हुए भगवान जी से प्रार्थना करने लगा और नमन के ठीक होने की दुआ मांगने लगा। इधर मीरा ना जाने क्यों रुद्र का तोहफा देखकर चौंक गई थी और वो एकटक बस उस ड्रेस को देखे जा रही थी। मीरा की इस खामोशी से रुद्र को लगा कि शायद उसे ये ड्रेस पसंद नहीं आई, इसलिए उसने मीरा से पूछ लिया, क्या हुआ मीरा, तुम्हें यह ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? रुद्र के इस सवाल पर मीरा ने ड्रेस से अपनी नज़रें हटाकर उसकी ओर देखा। रुद्र ने जब मीरा को देखा तो वो घबरा गया और उसने पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम रो क्यों रही हो? इस सवाल पर मीरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बस यूं ही। ऐसा कहकर उसकी आंखों में से आंसू फिर से बहने लगे। रोते हुए उस ड्रेस को अच्छे से तय करके मीरा ने अपनी सीट पर रख दिया और आंसू पोंछते हुए कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वो रोड के किनारे पर खड़ी हो गई। रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मीरा को देखकर घबरा गया, इसलिए जल्दी से मीरा के पीछे आया। उसने मीरा के पास आकर पूछा, क्या हुआ मीरा, बताओ ना प्लीज़, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? इस बात पर मीरा ने आंखों में आंसू लिए हुए ही पूछा, तुम्हें कैसे पता चला रुद्र कि मैं उसी ड्रेस को देख रही थी? पता नहीं, पर मुझे लगा कि शायद वो ड्रेस तुम्हें पसंद आ गई है, इसलिए मैं ले आया। तभी अचानक से मीरा के दिमाग में एक बात बार बार घूमने लगी और उसने सोचा, अपने आप से दूसरों के मन की बात जानने लगना, ये भी तो प्यार की पहली निशानी है। मीरा की इस खामोशी से रुद्र चिढ़ गया और उसने मीरा से चिढ़ते हुए कहा, देखो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आएगी। तुम जब गाड़ी में बैठकर इतने प्यार से उसकी तरफ देख रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हें वो ड्रेस चाहिए, इसलिए मैं खुद जाकर वो तुम्हारे लिए ले आया। मुझे सच में लगा था कि तुम्हें वो पसंद आएगी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैंने तो कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट लिया ही नहीं मीरा, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भी उस ड्रेस को किसी गरीब को दान में दे दूँगा और तुम प्लीज़ चलकर गाड़ी में बैठो। एक सांस में इतना कुछ कहकर रुद्र वहाँ से जाने लगा तो मीरा ने जल्दी से जाकर उसे पीछे से गले लगा लिया। उसके यूँ अचानक से गले लगने पर रुद्र की धड़कनें तो जैसे बंद ही हो गई थी। उसने महसूस किया कि मीरा ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो कह रही हो तुम कहीं मत जाओ। मीरा के इस स्पर्श से रुद्र को कुछ अजीब ही फील होने लगा और उसने धीरे से मीरा के हाथों को दूर करते हुए उसे पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि मीरा आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी, तो उसने मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, वजह चाहे कोई भी हो मीरा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी तो रुद्र ने भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और धीरे से पूछा, क्या मेरा गिफ्ट इतना ख़राब था कि तुम्हें रोना आ गया? तो मीरा ने धीरे से कहा, नहीं, इतना अच्छा था कि खुशी के आंसू बह गए। इतने सुंदर तोहफे के लिए थैंक यू रुद्र। अपनों को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलकर उन्हें पराया नहीं करते। रुद्र की ये बात सुनकर मीरा ने बड़े ही प्यार से कहा, अच्छा जी, हाँ जी कहते हुए रुद्र मुस्कुरा दिया और वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में ही हुई खो गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी और वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। उन्हें लगा जैसे कि कुछ ही पल पहले वो किसी अलग ही दुनिया में थे और अब एक अलग ही दुनिया में। तभी मीरा ने ध्यान दिया कि आते जाते लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे, इसलिए मीरा ने रुद्र से कहा, मैं ठीक हूँ रुद्र, अब चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो कहते हुए रुद्र चुपचाप मीरा के पीछे पीछे चलने लगा और चलते हुए वो मन ही मन में सोचने लगा, ये मीरा के करीब आने से मुझे क्या हो जाता है?
मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और एक अलग सी बेचैनी सी होने लगती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आज के इस पल को मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा, कभी नहीं। सोचते हुए रुद्र बार बार उस पल को याद करने लगा जब मीरा ने आकर उसे गले से लगा लिया था। रुद्र उस पल को याद कर करके मुस्कुराया जा रहा था और मुस्कुराते हुए ही वो कार में जाकर बैठ गया। कार में बैठकर उसने देखा कि मीरा बड़े ही प्यार से उसको ड्रेस को देख रही थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाना चालू कर दिया। तभी मीरा ने उससे पूछा, अरे ये टॉप लगता है ये भूल से इसमें आ गया है। रुद्र ने जब उस वाइट टॉप के बारे में मीरा से ये सुना तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये टॉप उसने अपनी पसंद से मीरा के लिए लिया था। उसे डर लगने लगा तो वो गाड़ी चलाते हुए फुसफुसाकर बोला, कहीं मीरा को सच बता दिया कि ये मेरी पसंद का है, जो स्पेशली मैंने उसके लिए लिया है। ये जानकर कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। अब मैं इससे क्या बोलूं? रुद्र सोच ही रहा था कि तभी मीरा ने खुद ही कहा, जाने दो, मैं इस टॉप को कभी आते जाते वापस कर दूंगी ताकि दुकानदार को कोई नुकसान ना हो। अरे वापस क्यों करोगी? ये टॉप मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं, तो मैंने सोचा अब तुम शाम को मार्केट कहाँ जाओगी, इसलिए मैंने वहीं से ले लिया। रुद्र के अचानक से ये बोलने पर मीरा ने कहा, अरे वाह रुद्र, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा एक काम करना, इस टॉप के पैसे मैं। इससे पहले कि मीरा कुछ बोल पाती, रुद्र ने कहा, चुप, एकदम चुप, ये भी मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, और आगे जाकर मैं किसी होटल पर गाड़ी रोकता हूँ तो तुम फ्रेश हो लेना। अब इससे आगे इस ड्रेस के बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और बहुत सारा थैंक यू बाबा। ठीक है, ये कहते ही मीरा खिड़की की तरफ देखने लगी, क्योंकि इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे कि रुद्र उसके लिए गिफ्ट लाया है, वो भी इतना सुंदर टॉप। ओ माय गॉड, सच में मैं कहीं खुशी से मर न जाऊं। मीरा ये सब सोचने में लगी हुई थी और रुद्र अपनी एक अलग ही दुनिया में खो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए म्यूज़िक सिस्टम भी ऑन कर दिया। उस पर गाना चल रहा था, जाने क्या चाहे मन बावरा। रुद्र ये गाना सुनकर और खुश हो गया और उसने खुशी से बच्चों की तरह उछलते हुए कहा, मेरा ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है, मैं इसे अब तक हज़ारों बार सुन चुका हूँ। क्या सच में? वैसे ये गाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। रुद्र ने बच्चों की तरह हंसते हुए गाने की वॉल्यूम को बढ़ा दिया और उसके साथ ही ज़ोर ज़ोर से अपनी टूटी फूटी आवाज़ में गाना गाने लगा। मीरा ने रुद्र का ये रूप पहली बार देखा था और उसे बच्चों की तरह खुश होते देख मीरा के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मीरा और रुद्र दोनों ही इस गाने को एंजॉय करते हुए अपनी ही धुन में आगे बढ़े जा रहे थे। इधर सिद्धार्थ परेशान सा इधर उधर घूम रहा था कि तभी निहारिका नर्सों से कुछ डिस्कस करते हुए बाहर निकली। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत उसके पास पहुंच गया और उसने घबराते हुए निहारिका से पूछा, क्या हुआ निहारिका, कैसा है भाई? बताओ ना निहारिका। निहारिका ने नर्सों से कह दिया, आप लोग जाओ। उनके जाते ही निहारिका शाहरुख खान वाले स्टाइल में दोनों हाथों को फैलाकर खड़ी हो गई और एक अलग ही स्टाइल में बोली, जहाँ वो डॉक्टर निहारिका का बोलबाला, वहाँ के पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला।